तमाम जमातें इस नतीजे पर पहुंची हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। वो भाई साहब जो प्रोटोकॉल का रोना रोते रहते हैं, आज जरा उनका प्रोटोकॉल तो देखिएगा। लीडर जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करके खुद अदालत से जमानतें ले जा रहा है, तो बज़ाहिर अब एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खुल गया। उन्होंने कहा जी मैं तो खुद कर ही नहीं रहा चाहिए, ये तो चीफ जस्टिस का अमला है जिनके कहने पर मैं ये कर रहा हूँ सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज सुप्रीम कोर्ट फिर यानी महवे गुफ्तगू है। आप जहाँ पे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, उसकी अदालतें, उसके जज, और यही सब कुछ डिस्कस हुआ है। अब हुआ क्या है कि आज सुबह को फारूक इनायत साहब ने तमाम जमातों की तरफ से जो एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी फुल बेंच कोर्ट की, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। अब इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत तो फारूक इनायत साहब को ही पता हो सकती हैं या दीगर पार्टीज़ को पता हो सकती है। हम तो सिर्फ क्या सराही उसके ऊपर कर सकते हैं। और गालिबन हुकूमत अब या आप समझिए तमाम जमातें इस नतीजे पर पहुंची हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, और लग ये रहा है कि ये तमाम जमातें इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इनको इंसाफ नहीं मिलना, और अब आगे जो कोर्ट का दिल करता है वो करता है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि कल चीफ जस्टिस साहब तो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने हर हाल में यानी कोई फैसला करना है इस केस का। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि शाम तक जब तक ये फैसला आएगा तो उम्मीद ये है कि कोर्ट जो है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करेगा कि जी आप फौरी तौर पे इलेक्शंस की डेट करें और 90 दिन के अंदर अंदर की, और साथ ही इलेक्शन कमीशन को बावर कराएगा कि उसने उसकी जिम्मेदारियां क्या और उसने उसको पूरा करना। जब एक दफ़ा डेट हो जाएगी, जब एक दफ़ा डेट दे दी जाएगी, तो उसके बाद कोई भी एक पार्टी बीच में से, चाहे गवर्नर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को जमा करेगी और कहेगी कि जी इस वजह से ये नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा से नज़र-ए-सानी करके उसको आइन की फलां शेख के मुताबिक जो भी एप्लीकेबल है उससे उसको आगे ले जाने की इजाज़त देगा। तो ये एक तरीका है। लेकिन अब तमाम आइनी माहिरीन जो है इस बात पर तो मुतफिक हैं कि कोर्ट को अब डेट तो देनी है, क्योंकि अब कोर्ट उससे निकल नहीं सकता और सबको बहरहाल वो डेट आनी चाहिए, आइनी तौर पे तो 90 दिन के अंदर आनी चाहिए, तो उस पर अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी एक्सटेंशन के लिए क्या क्या हो सकता है वो पूरा एक तरीकाकार होगा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फाइल द पेट भी तो भरना है ना, फाइल द टेट भी भरना है। तो फाइल का पेट भरा जाएगा और उसके बाद वो डेट्स आगे होंगी, तो जो भी डेट आएगी आप रेस्ट अश्योर्ड उस डेट पे इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये मेरी अपनी असेसमेंट है एंड आई कैन बी रॉन्ग। लेकिन इमरान खान आज 4 अदालतों में पेश हो रहे हैं, और आज वो लाहौर से इस्लामाबाद गए बड़े काफिले की सूरत में। तमाम MPs और MNAs को हिदायत दी कि 15-15 बंदे सब ने लेके आने ताकि 500-600 बंदों का काफिला हो। तो वो कहते हैं ना, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से उठे, तो सरकार जो है वो ज़रा धूम से जाए वहाँ पे। तो जाते एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनके साथ जो आला शरीक वाले लोग थे उन्होंने खूब बदतमीज़ी की, तूफ़ान बदतमीज़ी तो है ही है, आपको पता है, और अदालत के दरवाजे तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, धड़। और अदालत ने जाते ही खान साहब को कहा कि जी आपकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाता, यानी आपको अबूरी ज़मानत दे दी। और हम सारे और हर एक ये सोच कर बैठा हुआ है कि अदालत ने अगर यही देनी थी तो फिर वीडियो लिंक भी दे देता, अगर यही करना था, अगर आपने कुछ सवाल जवाब नहीं करने थे, कुछ और नहीं करना था। बहरहाल वो जाने अपनी अदालत और वो जाने अपना मर्जी, और वो भाई साहब जो प्रोटोकॉल का रोना रोते रहते, आज जरा उनका प्रोटोकॉल तो देखिएगा कि कितने बड़े काफिले के साथ वो निकले थे मोटरवे पे। ये भी दुनिया का एक अनोखा वाक़या है कि पहले कारकुनान गिरफ्तारी देते हैं, फिर अदालतों की तरफ भागते हैं जमानतों के लिए, और लीडर जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करके खुद अदालत से जमानतें ले जा रहा है। यानी इमरान खान को इसमें शर्म नहीं आती, कम से कम जमानत ही ना ले, कह के जी मुझे अरेस्ट कर लो। हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे कि अरेस्ट कैसे करें उसको। तो आई मीन इतने पॉपुलर लीडर को अरेस्ट करना भी तो आसान नहीं है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने प्री अरेस्ट बेल लेनी है, जबकि कारकुनान को कह रहे जाओ जेल भरो। बहरहाल अब जो मजीद केसेस हैं जिसमें इमरान खान ने आज पेश होना है, उनमें फॉरेन फंडिंग केस भी है।
उनमें दहशतगर्दी का मुकदमा, उसमें तो बेल हो गई इंटरम। तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज की अदालत में जाना है, और एक दामे कत्ल केस है सेशन कोर्ट में, वो भी आज पेशी है वहां पे। बट ऑल इज नॉट वेल ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। कल खबरें आई थी कि जी टी रूम के बारबाजी आई थी और कुछ आला हजरात ने कुछ और आला हजरात को बड़ी आवाज़ों में, ऊंची ऊंची आवाज़ों में पंजाबी में कोई अलकाबात दिए थे। अब वो क्या हो सकते हैं वो तो आप भी सोच सकते हैं, मैं भी, लेकिन दिए किसने और किसको दिए वो इम्पोर्टेंट बात है, उसका तो पता नहीं है। लेकिन आज काजी फाइज ईसा साहब की आवाज़ जो है वो अदालत और अदालत के बाहर हर तरफ गूंज रही है। काजी फाइज ईसा साहब कल जिन केसेस की पैरवी कर रहे थे उनके साथ उसमें जस्टिस हसन अतर रिजवी साहब बैठे हुए थे। आज जब वो अदालत के अंदर आई हैं तो उनको अमले ने बताया कि जी अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आपके साथ बेंच में होंगे। वो जस्टिस साहब चेंज हो गए और फिर जो केसेस आप कल सुन रहे थे वो केसेस भी आपसे चेंज हो गए। तो वो उस पर कायजा साहब जो है वो तो सीख पाओगे। उन्होंने फौरन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया रिकॉर्ड्स में अपने पास, और उन्होंने कहा कि ये बाद में दायर होने वाले मुकदमात कैसे पहले हो गए। यानी उनका मतलब है कि जो 20 साल से केस लग रहे हैं या 10 साल से केस लग रहे हैं उनको तुमने पीछे कर दिया कहीं, और जो इस साल आए हैं केसेस अभी उनको तुमने पहले कर दिया। ये तुमने क्या इसमें साइंस लड़ाई, और मेरा बेंच क्यों चेंज हुआ और मेरे केसेस क्यों तब्दील हुए। तो बज़ाहिर अब एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खुल गया कि रजिस्ट्रार जो है वो अपनी मर्जी से, या चीफ जस्टिस का अमला रजिस्ट्रार को कह के अपनी मर्जी से वो केसेस फिक्स कराता है। और जब उनको लग रहा है कि कुछ केसेस में शायद अब मैं ये भी क्यास रही है कि उनकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे या नहीं आ सकते जिस तरह उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो दूसरे ही दिन उन केसेस को बदल दिया वहाँ से। और ये एक अजीब किस्म का वाक़या है। काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा कि लगता है रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जितना तो ताकतवर है, शायद उससे ज़्यादा भी हो, जज से ज़्यादा ताकतवर है। अब और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में शफाफियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये इल्ज़ाम डायरेक्ट एक ऑनरेबल जस्टिस साहब लगा रहे हैं, ये मैं और आप नहीं लगा रहे। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में या रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई वो नहीं है शफाफियत, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तमाम कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान उड़ जाता है। और ऊपर से जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कह दिया कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में तो शफाफियत होनी चाहिए। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आके अदालत में एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं तो खुद कर ही नहीं रहा चीज, ये तो चीफ जस्टिस का अमला है जिनके कहने पे मैं ये कर रहा हूँ सारा कुछ। तो अब इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इंडिविजुअल अपने जजेस को ट्रस्ट करते होंगे, ज़ाहिरी बात है। क्या मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो खुद ही चेंज करा देते हैं केसेस को जब उनको, और वो क्यों केसेस चेंज कराएंगे कि जब उनको कोई फीलिंग होगी। वो फीलिंग क्या हो सकती है, क्या जज काबिल नहीं, वो जजेस तो सारे काबिल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फैसले उनकी मर्जी के नहीं हो रहे, उनका क्या इंटरेस्ट है उनसे, ये तो अब चीफ जस्टिस बता सकते हैं कि उनका अमला आकर रजिस्ट्रार से रनिंग केसेस को क्यों चेंज करा रहा है। ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब अदालत ने आज 4 बजे, अभी तकरीबन 3:30 बजे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 बजे तमाम वकला को कहा है, पार्टीज के वकला को, कि अपनी अपनी लीडरशिप से आप डायरेक्शंस लेके आए और 4 बजे अदालत में आ जाए ताकि हमको फैसला दें। और फिर अब दूसरी तरफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये सोच रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट में जाके आइन में ही तरमीम करें कि ये 90 दिन की तलवार जो हमारे सरों पे ना लटके और ये 90 दिन से आगे भी जा सकती हो। नून लीग के सारे मामले में खामोश है। या तो नून लीग को ये नहीं पता कि हमने डायरेक्शन किससे लेनी है, मियाँ नवाज शरीफ से लेनी है, किसी और से लेनी है। मरियम नवाज से वो लेना नहीं चाहते, शहबाज शरीफ साहब जो है। लेकिन जजेस की बातें तो आ रही हैं। मसलन मैं अपने सामने लिखा हुआ है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आइन के तहत सदर और गवर्नर फैसले में काबीना की एडवाइस के पाबंद है, और क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने ओन पे दे सकते हैं कि नहीं। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जी आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी के एडवाइस का पाबंद नहीं है। जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत की सिफारिश पे होगा। आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाब का कह सकती है और हुकूमत की इंतखाब की तारीख देने पर कोई पाबंदी नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 48 के मुताबिक तो इलेक्शन की तारीख देना एडवाइस पर होगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक सवाल कर दिया। उन्होंने कहा अगर हुकूमत की तारीख से मुतल्लिक एडवाइस आ ही जाए तो गवर्नर इनकार कैसे कर सकता है। कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी बुनियादी सवाल ये भी है कि गवर्नर कह रहा है असेंबली मैंने तहलील नहीं की है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ये सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियां लिख रहे हैं, और ये सवाल मैंने भी किया था, आप याद करें, आपने भी लॉन्च नहीं किया था। ये दांतों का कीड़ा निकालने वाला है, इसके पास कौन सा ऐसा राइट है कि जिसके तहत ये खुद से चिट्ठियां लिख रहा है। तो उनके वकील आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि जी सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए खत लिखे हैं। तो मंसूर अली शाह ने फिर आगे बड़ा अप्रोप्रिएट सवाल किया। उनका आइन में तो मुशावरत का लिखा ही नहीं, वो क्यों मुशावरत कर रहे हैं जबकि वो आइन में नहीं है। तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे फरीकों को सुनकर फैसला करेंगे कि सदर को मुशावरत की जरूरत है कि नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जी आइन की तशरीह पार्लियामेंट की कानून साजी से नहीं हो सकती। आइन सुप्रीम है और सदर मुमलिकत को आइन इंतखाबात की तारीख देने की इजाज़त नहीं देता। अब ये गालिबन प्रोविंशियल असेंबलीज के मुतल्लिक की बात हो रही है, मैं नेशनल असेंबली की बात नहीं है। ये प्रोविंशियल असेंबलीज की जो राय है उसके ऊपर तारीख जो है वो गवर्नर ने देनी है, वो सदर ने नहीं देनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कह दिया कि इंतखाबात की तारीख जो है तय इलेक्शन कमीशन और ऐलान गवर्नर करता है। ये वही गवर्नर वाली बात आ गई ना जो मैं आपको कह रहा था। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जब सब कुछ वाज़ेह है तो फिर झगड़ा किस बात का, और ये पूरी कौम पूछ रही है, 23 करोड़ लोग कह रहे हैं झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई, खुदा के लिए जो करना है करो और सानू फारिग करो। तो बहरहाल अब इंट्रा कोर्ट केसेस भी डिस्कस हुए और चीज़ें भी हुई, लेकिन आज शाम को किसी वक्त तक इसका फैसला आ जाएगा। दूसरा, मरियम नवाज के खिलाफ अदालत में तौहीन अदालत की एक दरखास्त जमा हो गई है। वो एक एडवोकेट साहब ने कराई है कि जी उन्होंने जलसों के अंदर अदालत की तौहीन की है और कुछ जजेस को उन्होंने हतक आमेज कलमात से नवाजा। तब उसकी कार्रवाई जो है वो भी कल यानी बुध के दिन वो मुकर्रर होगी है कि क्या वो काबिल समात है भी या नहीं है। तो कल ये फैसला होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव है और जैसे ही ये फैसला आता है उसके बाद मुझे यकीन है इधर के लोग और इधर के लोग क्योंकि बटे हुए हैं, पोलराइजेशन तो है, खूब धमका चौकड़ी मचनी है। आप किस साइड पे होंगे ये फैसला आपने करना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह। नाटी कोटी जर्सी स्वेटर पहुंची श्रक हमारे पास मौजूद है। मैम आपसे लेने हैं तो बताएं। उनसे झूठ नहीं बोला जाता, सच बोल के ना चुपेड़े खा लेते हैं वो मंजूर है। हमारे भाई टोपी में मास्टर हैं, ये इसकी टोपी उसके सर वाला काम ही करते हैं। कि टोपी के बगैर गुजारा नहीं है, दुनिया जीने नहीं देती। अच्छा ससुराल जाना है, मैंने मेके जाना है, मैंने कहीं जाना। रुको जरा सबर करो। हैंगआउट्स पे चले जाते हैं और कहते हैं नाइट टाइम ड्यूटी जो होता है वो बयान नहीं किया जा सकता। एंजॉय होती है और कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो टोपियां करवाने में बहुत मशहूर है और कहीं पे भी करवा दी जाती हैं टोपियां। तो हमारे साथ एक लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? असद अनवर। असद अनवर, आप ज़रा बताना चाहेंगे कि आपने कभी किसी को टोपी करवाई है? नहीं यार, वैसे टोपियाँ काफी कराते पर होने यार ये सब बातें करने में अच्छा नहीं लगता। तो किसी की पर्सनल भी होती है वो हट हो जाएगा। सीरियसली? तो कोई देख लेगा आपको? हाँ यही तो बात है, वरना तो बंदा बता देता है 200 टोपी होती। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा वो समझ जाएगा जो टोपियाँ करवाई होंगी हमने, उसको पता चल जाएगा फायदा क्या। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो देखेगा, क्या मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड देख लेगी जिसको आपने टोपी करवाई हो सकता है ना, किसी को भी कराते हैं। हम तो लड़के, हम तो हर किसी को कराते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड हो गया, घर वाले, पेरेंट्स, रिलेटिव, ये अपने दोस्त, इनको तो रोज ही होती है। बाकी दोस्तों को कैसे टोपी करवाते हैं? दोस्तों को टोपी ऐसे ही कराते हैं जैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में बिजी हो, कहीं हो, वैसे डेट पे जाना हो,
तो दोस्तों के अपने प्लान्स होते हैं, वो बुलाते हैं तो हम जा नहीं सकते, तो ऐसे ही टोपी दे देते हैं, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, घर पे बिजी हूँ, घर पे लड़ाई हो गई या कुछ। तो अच्छा, और आपने कभी इनको टोपी करवाई है? ये बहुत टोपी बाज है, ये हमारे भाई टोपी में मास्टर है, ये इसकी टोपी उसके साथ अलग काम ही करते हैं। गर्लफ्रेंड को आपने कैसे टोपी करवाई? गर्लफ्रेंड को क्या कहा कि आपकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, मुझे छोड़ दो, ये वैसा कुछ कहा होगा? छुपाते ही है, ऐसे ये बातें पता चल जाए तो हमारे लिए तो नुकसान ही होता है। गर्लफ्रेंड को पता चल जाए कि अपनी कहीं एंगेजमेंट हो गई है, वो तो वैसे ही छोड़ के चली जाएगी, तो इसलिए उससे अच्छा, हमारा एक और क्वेश्चन है, निकाह और वलीमा के दरमियान क्या होता है? निकाह और वलीमा के दौरान वही होता है, दरमियान निकाह और वलीमा के दौरान वही होता है जो होना चाहिए, जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए। बाकी निकाह और वलीमे की पहली रात एंजॉय करनी चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। निकाह और वलीमा के दौरान और भी कुछ होता है, तो यार मुझे तो जहाँ तक पता है यही चीज होती है। थैंक यू सो मच असद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अच्छी लग रही है मुझसे। थैंक यू, आप भी अच्छी लग रही हैं। क्या नाम है आपका? तो कहा था मैंने। तो मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा कमल। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी जी, मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। और कहाँ पे कर रही हैं आप जॉब? मैं जॉब गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में काम करती हूँ, साथ में अपना प्राइवेट भी करती हूँ। शॉपिंग पे आई हुई हैं आज? भाई ईद की आमद है, रोजों की आमद है, महंगाई की भी आमद है, तो बजटिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ताहिरा एक बात बताइएगा, कभी लाइफ में टोपी करवाई है किसी को? ये टोपी, कौन सी टोपी की बात कर रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? किसी को धोखा टाइप इस तरह कोई टोपी करवाई हो किसी को? हाँ, सबसे ज्यादा तो इधर ही होता है जहाँ मार्केट में खड़े हैं आप। दुकानदार ग्राहक को टोपी करवाता है, ग्राहक दुकानदार को टोपी करवाता है। अच्छा, आपने कभी किसी को कैसे टोपी करवाई? कभी सास को, जेठानी वगैरह को? कभी बिल्कुल बिल्कुल टोपी करवाते हैं, टोपी के बगैर गुजारा नहीं है, दुनिया जीने नहीं देती। अच्छा, टोपी करवाना ही पड़ता है। अच्छा, कोई ऐसा वाक्य बताएंगी अपने टोपी करवाने का? टोपी करवाने का वाक्या किस लिहाज से? भाई टोपी करवाने के वाक्या तो शादी के शुरुआत में ही शुरू हो जाते हैं। अब झूठ बोल के किधर निकल जाते हैं। सास को आपने टोपी करवाई, मैंने ससुराल जाना है, मैंने मेके जाना है, मैंने कहीं जाना। असल में आपके प्रोग्राम कहीं और होते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। तो ये टोपी ड्रामा तो उधर से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, हस्बैंड को कैसे टोपी करवाती हैं आप? उसको आजकल तो बहुत शुरू में तो खर्चे से ही टोपी करवाने वो मजबूर करते हैं उनको टोपी करवाया जाए। सीधे हाथ से सीधे तरीके से खर्चा दे दें तो क्यों टोपी करवाएं हम, तो बिल्कुल करवाते हैं। और सास को कैसे करवाती हैं? क्या कहती हैं? अपनी अम्मी के घर जाना होता है, क्या कह के जाती है मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मैंने जाना है? तो हम अम्मी के घर का तो इतना बहाना नहीं करते, हम तो अपने प्रोफेशन के लिहाज से हैंगआउट्स पे चले जाते हैं और कहते हैं नाइट टाइम ड्यूटी थी। पेशेंट्स को टोपी करवाई है कभी? नहीं, मैं अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को टोपी नहीं करवाती। एक डॉक्टर हैं, तो आपसे एक और हमारा क्वेश्चन है, फिर लोगों से पूछा और लोगों ने उसका आंसर गलत दिया। मैं देखती हूँ आप कैसे करती हैं। निकाह और वलीमा के दरमियान क्या होता है? निकाह और वलीमा के दरमियान क्या होता है? ये आप मेडिकली पूछ रही हैं, एथिकली पूछ रही हैं, किस लिहाज से? आप अपना नरेशन वाजे करें ना। आप एथिकली बता दें। मेरे तो ख्याल में इन दिनों के दरमियान में कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो बयान नहीं किया जा सकता। कौन लड़के हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है? मुजम्मिल। मुजम्मिल, क्या करते हैं आप? जी मैं डाई का काम करता हूँ और जो होटल जीवन मार्केट में। अच्छा, मुजम्मिल इन्होंने हाथ टोपी भी पहनी हुई है, तो मुझे जरा बताएं, आपने कभी लाइफ में किसी को टोपी करवाई है? टोपी एक दफा करवाई है, कितनी दफा करवाई है हमने टोपी। जैसे कि आप टोपी बोलते हैं, हम कहते हैं लीका हो जाएगा यार, डब्बी ढक्कन हो या, चल यार शापर हो या, ठीक है, ये हमारे लफ्ज है, हम टोपी नहीं कहते क्योंकि टोपी थोड़ा सा लफ्ज हमें बुरा लगता है, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे जिसमें आपने टोपी करवाई है किसी को? टोपी इस तरह करवाई है, मैंने तो नहीं करवाई क्योंकि मुझे याद नहीं है, मुझे बाज़ लड़के ने एक ने करवाई है, मेरा दोस्त है, तो बातों का भेज देते हैं ना, वो इधर की बात उधर बोल देता है और उधर की बात इधर बोल देता है, ठीक है।
तो अब मुझे उसकी बात का पता चला लो, लेकिन अब उसको मैंने लीका करवा दिया। उसको बोला भाई तू डब्बी टकन हो जा, तू हमारे लायक नहीं है। उसने आपको टोपी करवाई, आपने उसको डब्बी टीका है, डब्बी टकन बोला मैंने। डब्बी ढक्कन बोला। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारा, मुझे बताइएगा निकाह और वलीमे के दरमियान क्या होता है? निकाह और वलीमे के दरमियान क्या होता है? निकाह और वलीमे के दरमियान में एंजॉय होती है और कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये भी गलत आंसर है। हम लोग इसका आंसर एंड पे बताएंगे जो सही आंसर है। हम डब्बी ढक्कन नहीं बोलते। पहले क्या बोला? हम कहते हैं दही भल्ले हो, चना चाट, फ्रूट चाट, दालचना, दाल माश, तंबू कनाता, दरिया, खेस बल्ले भी बल्ले, नींबू खंड वाली शिकंजवी, पीछे बल्ले पीवेगा जिंदर पइये उनके पल्ले नहीं तवेंदा रहेगा लोकां बल्ले। छोटा गिलास 10 रुपए ਦਾ ਵੱਡਾ गिलास 20 रुपए ਦਾ ਬੇਆਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਨਮ ਬਾਟਤੇ ਬਿੱਲੂ ਜੱਟ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸਦ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸ नींबू खंड वाली शिकंजवी बनाने वाले आल मशहूर कारीगर कोरम बाटते बिल्लू जट अली हमजा दाता साहब ने नगरी लाहौर दे रहने वाले। टॉप श्रक कैप्सूल कैडगन्स नेटी कोटी जर्सी स्वेटर पहुंची श्रक हमारे पास मौजूद है। मैम आपसे ले लेने हैं तो बताएं। ठीक है, शुक्रिया। इतना लंबा याद कैसे किया? ये बस माइंड देखते रहते हैं इधर, बस सीख लिया तो यही मुझे आता है और कुछ नहीं आता, बस यही। कैसे हो आप? ठीक। क्या करते हो मोहम्मद खान? मैं जॉब करता हूँ। पढ़ते भी हो? जी। कौन सी क्लास में? 5 में। 5 क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, 5 क्लास में अभी तक आपने अपनी लाइफ में किसी को टोपी करवाई है? किसी से झूठ बोला है आपने? बहुत। लाइक कैसे? घर में भी बहुत बोलते हैं, बाहर भी बहुत बोलते हैं। घर में मामा पापा को कैसे टोपी करवाते हो? जब स्कूल से लेट हो जाते वो घर वाले पूछते हैं किधर थे, हम कहते थे हम लेट हो गए थे, दोस्तों के साथ होते थे, इसलिए उनको कहते थे कि। अच्छा, जब आप होमवर्क नहीं करते हो तो टीचर आपको कुछ कहती है तो आप उनको कैसे टोपी करवाते हो? कहते थे कि हम बाहर, मतलब कि हम खाला की घर गए हुए थे, चाची। अभी नानी दादी को फोत की है? कितनी दफा। और पूछती नहीं है कि पिछले साल तो नानी फोत हुई थी, फिर से फोत हो गई है? वो कहते थे दोबारा जिंदा होगी तो। नहीं, आप कह दिया करो कि वो मेरी नानी की बहन फोत हुई थी पहले, इस बार अभी सगी नानी फोत हुई है, आइंदा आपने ये वाला टोपी करवानी है। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग तो टोपी करवाते ही करवाते हैं। हम देखते हैं दुकानदार कैसे टोपी करवाते हैं, करवाते भी हैं या नहीं। तो हमारे साथ एक शॉपकीपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अली। अली, यहाँ पे आप शॉपकीपर हैं? यस। आपकी शॉप है यहाँ पे शूज की, माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे शूज हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने एज ए दुकानदार कभी, एज ए शॉपकीपर कभी किसी को टोपी करवाई है? बहुत मजबूरी हो तो करवाई है। लाइक कैसे? लाइक ऐसे जब कस्टमर की चीज हम अवेल नहीं कर सकते, वो किसी हेजिट में मतलब कि पीछे ना आने की वजह से ना अड़ जाती है, तो इस वजह से पहले टोपी करानी पड़ती है, इस वजह से। अच्छा, मतलब पैसे ज्यादा बटोरने के लिए टोपी करवा दी जाती है? ज्यादा बटोरने के लिए नहीं, हमारा रेट सबके लिए एक ही होता है, इसलिए ना रवैया। अपने लाइफ में कभी किसी को टोपी करवाई है? वाइफ को, बच्चों को, किसी को? ये भी शादी नहीं। अच्छा, आपकी शादी नहीं है। घर में पेरेंट्स को कभी टोपी करवाई? उनसे झूठ नहीं बोला जाता, सच बोल के ना चुपेड़े खा लेते हैं। वो मंजूर है। निकाह और वलीमे के दरमियान क्या होता है? बारात। बारात और वलीमे के दरमियान क्या होता है? फर्स्ट नाइट होती है। रस्मात होती है। रस्मात होती है, ये भी अच्छा आंसर है। इसके अलावा जब मैंने आपको बता दिया पहले। मैक्सिमम लोगों का ये आंसर था जो इन्होंने बताया है। रस्मात होती हैं और इसके अलावा रिलैक्स होता है, सोना होता है, रिलैक्स करना होता है। ये इसका आंसर था, रस्मात होती हैं और रिलैक्स करना होता है। और बहुत सारे लोगों ने हमें इतने अजीब अजीब से आंसर्स दिए हैं। खैर, उम्मीद है कि आपको आज का भी लोग अच्छा लगा होगा। और अली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे इस व्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। इमरान खान और उसके साथ गुंडों का एक मॉब था। जब अदालत कुछ नहीं बोली तो रियासत क्या बोलेगी? अगर फैसला हमारी मर्जी का ना आया तो किसी की तस्वीर ना आई। ये बहुत बड़ी दहशत गर्दी की प्लानिंग की हुई थी आज तहरीक इंसाफ ने वहां पे। ब्लाइंड फॉलोइंग करो, फिरौन ना बनाओ उसको दज्जाल मत बनाओ कि हर बात पे उसकी माननी है। उसी की बंदी है ना हरीम शाह, उसी के जमाने में हर दफ्तर में जाती थी। तो इमरान खान जलील करना चाहता था। ये हरीम शाह जो बगैर कपड़ों के पूरी दुनिया को नजर आ गई है ना, कुत्ते बिल्ले मर जाए यार, उनको क्या परवाह है। जान खुदा को देनी है तुमने, इमरान को नहीं देनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम।
नाजरीन, खान साहब आज अदालत में पेश हुए मुख्तलिफ केसेस के हवाले से उनकी समाअत थी और तोशाखाना केस में उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। लेकिन आज हमने देखा कि समाअत के दौरान या जब वो अदालत में पेश हुए तो उस वक्त जो वाक़यात पेश आए, खान साहब के साथ जो मौजूद कारकुनान थे उन्होंने अदालत का दरवाज़ा तोड़ दिया, कैमरे तोड़ दिए जो बाहर लगे हुए थे, और साथ साथ मतलब खुली कानून की खिलाफ वर्जी की गई और पुलिस जो थी वो बेबस नजर आई। उल्टा पुलिस ने सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। सर ये बताएगा कि रियासत जो है वो अपनी ताकत सही जगह पर इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये कि रियासत गुंडों के आगे तो नहीं बोलती, तलंगों के आगे। इमरान खान और उसके साथ गुंडों का एक मॉब था। जब अदालत कुछ नहीं बोली तो रियासत क्या बोलेगी? पुलिस वाले कैसे बात कर सकते हैं? आप पुलिस वालों की बात कर रही हैं। कैमरे किसके टूटे हैं? अदालत के टूटे हैं, पुलिस वालों के टूटे हैं। दरवाजा किसका टूटा है? अदालत का टूटा है कि थाने का टूटा है? और दूसरी बात यह है कि आप ये देखें, अमान की जिम्मेदारी पुलिस की थी। आप ये देखें, एक तो बहाना ये बन सकता है ना कि जनाब लोगों ने अल्लाह बोला अंदर आने के लिए, तो दरवाजा जो था ना वो कमजोर था, वो गिर गया। चलो, दरवाजा टूटने का तो ये बता सकते हैं। कैमरे तो ऊपर लगे होते हैं ना, वो तो आप प्लान करके तोड़ते हैं ना। कैमरे इसलिए तोड़े ताकि हम जो गुंडागर्दी करें यहाँ पे, हमने जो फायरिंग करनी है, कुछ और करनी है, अगर फैसला हमारी मर्जी का ना आया तो किसी की तस्वीर ना आई। ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी की प्लानिंग की हुई थी आज तहरीक इंसाफ ने वहां पे। और देखें, आपको इस्लामाबाद पुलिस ने तो वार्न भी किया था इसके ऊपर कि खान के साथ एक ब्राउन टोपी वाला बंदा, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी कर दिए, ये असले के साथ आया हुआ उन्होंने देखकर। तो अगर अदालत नहीं करती तो हमें पता लाडला कौन है, हमें पता कौन प्यारा है। वो देखे, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बता दिया कि जो 2010 से केस लगे हुए हैं उनकी तो पेशियां नहीं होती। इन लोगों की दिन में 2-2 दफा पेशियां हो रही होती है। अदालत बार बार कह रही होती है, अच्छा चलो 12 बजे नहीं तो 2 बजे, 2 बजे नहीं तो 4 बजे, 4 बजे नहीं तो हम 6 बजे, 6 बजे नहीं तो 8 बजे आ जाओ। फिर उसके बाद उसकी जमानत हो जाती, थैंक यू फॉर कमिंग, यू नो, ये करके। तो बाकियों के साथ तो ये नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये हम किसको फेवर कर रहा है, हमारा इस वक्त निजाम जो है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। सर वो एक वीडियो भी आज मैंने देखी, खान साहब की गाड़ी के ऊपर कारकुनान चढ़े हुए थे, वो जब गाड़ी चली है स्पीड में तो वो सब नीचे गिर गए। सर ये अपनी जान के खुद दुश्मन क्यों बने रहते हैं लोग? ये नहीं दुश्मन बने तो जो गाड़ी चला रहा है या तो पहले उतारता उनको, ठीक है ना, उसको नहीं पता कि कितने लोग चढ़ेंगे। सर अपनी जान, आपको खुद अपनी जान की फिक्र देखें, बात यह है मावेश, जब आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि ना मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ो, ये वो, ताकि इंप्रेशन मिले कि लोग मेरे से कितनी अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके बाद आप पिकअप करके दौड़ा देते हैं उस गाड़ी को और वो कुत्ते बिल्लों की तरह बेचारे गिर पड़े वहां पे। पता नहीं किसी का सर फटा है, किसी की टांग टूटी या नहीं टूटी, मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये देखें, ये तो अपने से मार के चले गए ना उनको। इतनी परवाह इमरान को अपने कारकुनों की। आप लोगों को होश नहीं आता, आप लोग मदहोश रहते हैं, ठीक है, मुबारक हो आपको। दिखाए ना वो वीडियो यहाँ पे अभी, इसके साथ ही दिखाए ना वीडियो साथ पे चला के, पता चले ना कि ये क्रूजर के ऊपर कैसे लोग धड़ धड़ गाजर मूलियों की तरह गिरे हैं। वो रुका भी नहीं, हल्का आहिस्ता भी नहीं हुई। कुत्ते बिल्ले मर जाए यार, उनको क्या परवाह है, सड़क पे लगती है। खुद थोड़ी गाड़ी चला रहे थे, तो ड्राइवर चला रहा है। साहब को अन्य है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर उसको ये नहीं पता कि उसकी गाड़ी पे क्या हो रहा है तो मुल्क का उसको कैसे पता है? खुदा का खौफ करो यार, अपना इतना भी नहीं, अपना ब्लाइंड फॉलोइंग करो। फिरौन ना बनाओ उसको दज्जाल मत बनाओ कि हर बात पे उसकी माननी है। जान खुदा को देनी है तुमने, इमरान को नहीं देनी। यही तो मैं कह रही हूँ, जान खुदा को देनी है तो अपनी जान की लोगों को खुद हिफाजत लोगों को इसलिए कि वो पागल उसने किया ना, लोगों को चाहिए कहें कि अपने बच्चों को और अपनी बहनों को चढ़ाओ गाड़ी पे, फिर हम चढ़ेंगे। तो वो उनकी जानें बड़ी अजीज हैं, दूसरों की कोई परवाह नहीं है। अपने बहनों ही नहीं, अपने भांजे नहीं, अपने भतीजे नहीं, कोई नहीं, अपने बेटे नहीं, है ना, दूसरों के बच्चों को बता रहा है कि तुम्हारी क्या हैसियत है। यही है इमरान खान। सर लेकिन इतनी स्पीड में जाने की वजह क्या थी? मैं ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी। माविश आप मुझसे पूछ रही हैं, मैंने कहा शायद आप वो इस वजह से कि नाकाबिले ज़मानत वारंट। फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे ना उनको, जरा वीडियो शेयर करें ना, उनको बताएं ये हाल करके गया आज, फिर देखें वो क्या कहें। वो कहेंगे, वो उन लोगों को ब्लेम करेंगे, कान को नहीं करेंगे। यानी इतनी शराफत। फेक वीडियो है जी, वो कहेंगे फेक वीडियो है। इमरान को तो डिनाई नहीं कर रहा तो आपके घर वाले कर देंगे डिनाई। कमाल नहीं है वैसे, फेक वीडियो है। फेक वीडियो तो अभी उसने नहीं कहा, रीमशा की आज आ गई वीडियोस इतनी, तो उसने नहीं क्लेम किया कि मेरी फेक वीडियोस हैं। तो
वो भी पता नहीं, अब ज्यादातर यही कह सकती है कि मैं दांत ब्रश करने की वीडियो बना रही थी, अपना किसी ने बना दी, तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो यही इमरान कहेगा, क्योंकि उसी की बंदी है ना रीम शाह, उसी के जमाने में हर दफ्तर में जाती थी, उसी के जमाने में हर एक कमरे में दफ्तर या जगह पे जाती थी जिसको इमरान खान जलील करना चाहता था या उसको कट टू साइज करना चाहता था। आज इमरान खान की हरीम शाह जो है बगैर कपड़ों के पूरी दुनिया को नजर आ गई है ना, उसे करतूत नजर आ रही है ना दुबई में। इतने साल में नहीं बोली ना, 8 महीने 10 महीने में, जब से हुकूमत गई है, क्योंकि उसको पता है प्रोटेक्शन खत्म हो गई। उस्मान बुजदार नहीं है, बुशरा बेगम नहीं है, इमरान खान नहीं है, कोई नहीं है बचाने वाला। और सुंदर खटक तो डुक गोता खा के निकल गई उधर से, है ना। वो तो अब ऐसे कर रही है कि जैसे मेरी हरीम शाह से लड़ाई हो गई, ताकि अपने आप को बचाना भी तो है ना। सर वैसे मेरे ख्याल से उन दोनों का क्लैश तो बहुत पहले का हो चुका था। आप फिक्र ना करें, अभी और 4 लोगों का क्लैश होना है। परवेज इलाही के ऊपर इल्जाम आएगा, करना इमरान खान ने। आप फिक्र ना करें, इमरान की ट्रेनिंग है ये क्लैश करा के एंजॉय करना और बेनिफिट करना। खान साहब को ये ट्रेनिंग किसने दी? खान साहब को उनकी नेचर ने, सेल्फिशनेस ने, जो सेल्फिश नेचर होती है। और वो कहते हैं वेस्ट को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझता, तो वेस्ट की क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। सर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस में वकला को अपनी अपनी जमातों से मुशावरत का हुक्म किया, मगर मुशावरत के बाद भी कोई खास पेशरफ नहीं हुई। अब कल 11 बजे इसका फैसला सुनाया जाएगा। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में कोर्ट ने गलत किया। सियासी जमातों का क्या काम है इससे? कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। कोर्ट फरीकैन को सुने, एडवोकेट जनरल को सुने या जो भी होता है, और उसके बाद अपना जो पीटीआई का वकील है उसको सुने, जैसे अली जफर साहब हैं इस मौके पे, तो उनको सुन लिया। उस वक्त कोर्ट अपना फैसला दे आइन की रूह में कि ये पार्टियों को कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी पार्टी से पूछ के आओ, तुम अपनी पार्टी से पूछ के आओ, तुम अपनी पार्टी से पूछ के आओ। ये कमेटी डालनी है सारों ने, कहाँ गया? फिर सुओ मोटो क्यों लिया था? कौन सा उनकी कंप्लेंट पे आपने किया? उनकी कंप्लेंट पे तो नहीं अदालत में कुछ हो रहा, वो तो पीटीआई की कंप्लेंट में होता है जो भी होता है। तो कल मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ने ये करना है, उन्हें गवर्नर्स को, नॉट द प्रेसिडेंट, मार्क माय वर्ड्स, वो दांत का कीड़ा निकालने वाला वो बंदा नहीं जो अपने आप को डॉक्टर कह रहा है। गवर्नर्स को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करना है कि भाई तुम इलेक्शन की तारीख दे दो। गवर्नर्स जो है फिर उस पर बताएंगे कि हम तारीख क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि कल से तो यहाँ पे मरदमशुमारी शुरू हो रही है, वो 2 महीने लेगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, यानी हल्का बंदियां होंगी। तो ये कैसे 3 महीने से पहले हो जाएगा? वो भी आईनी तकाजे हैं और आईनी जरूरतें हैं जिनके तहत वो होना है सब कुछ। और वह कह देगा, गवर्नर कह देगा आप पैसे दे दे मैं करा देता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट पैसे कहां से देगी? तो ये मामला अभी कल डायरेक्शन आएगी, रिजॉल्व नहीं मुझे होता नजर आता। सर वैसे सदर साहब ने भी तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात की तारीख की एडवाइस दी थी वो वापस लेने का फैसला कर लिया। उनके वकील ने कहा है कि सदर साहब ने जाहिर अपनी आईनी हदूद से तजावुज किया, तो अब तो सदर साहब वापस ले रहे हैं फैसला। जी सदर, मैंने आपको पहले दिन कहा था आईनी हदूद से तजावुज किया, जब आप इतनी जान फिशानी से मेरे से जंग और जदल कर रही थी कि नहीं सर वो सदर है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। नहीं सर, वो सदर पाकिस्तान है सर, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। याद है आपको? रिस्पेक्ट तो मैं अभी भी कहती हूँ करनी चाहिए, वो सही है। लेकिन एक आदमी जो कानून तोड़ रहा हो, आइन तोड़ रहा हो, मैं उसकी कैसे इज्जत करूंगा? कैसे करूं मैं उसकी इज्जत? उसके मैंडेट में नहीं था वो करने का, अब उसको वापस विड्रॉ, और मैंने आपको कहा था इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। याद करें, अपना ही वीलॉग निकाल के देखें दोबारा। सर तहरीक इंसाफ के सियासी हलकों में आज जो महफूज फैसला है उसके हवाले से चाहे मगुइयां हो रही हैं कि इलेक्शन शायद ईद के फौरन बाद हो सकते हैं। सर फैसला कहीं लीक तो नहीं हो गया? वैसे ये तो बंदियाल साहब को ही पता होगा, लेकिन ये है कि उनको अदालत से हर किस्म की सहूलत की उम्मीद है। तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, लोग हैं, वो समझते हैं कि लाहौर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अदालत जो है उनको रिलीफ देगी, बाकी किसी को दे ना दे। तो उनका कोई हो सकता है कोई ना कोई अंदर की उनके पास बात हो कि कल उनके मतलब का फैसला आ रहा है, पता चल जाएगा कल सुबह 11 बजे। सर इस्लामाबाद के सहाफती हलकों में ये बातें भी हो रही हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को शायद वक्त से पहले ही चीफ जस्टिस बना दिया जाए, ऐसा मुमकिन है? मेरा इस्लामाबाद के हलकों में तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि जो बंदियाल साहब ने स्टांस ले लिया है, आने वाले दिनों में बंदियाल साहब के लिए मुश्किलें होंगी। बंदियाल साहब को ये सोशल मीडिया टायरेट का सामना करना पड़ेगा, मीडिया में तनकीद का सामना करना पड़ेगा, वकला तंजीमों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ेगा।
तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि फायज ईसा साहब को शायद पहले बनाया जाए, क्योंकि वो तो कोई हमें प्रेसिडेंस नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल बंदयाल साहब खुद पहले छोड़ दें, या अगर आपने उनको रिमूव करना है तो पूरा आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, ये करेंगे, तो मुझे उसमें दम नहीं लगता। सर, एक नई तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में 2330 अरब रुपए के टैक्स चोरी के केसेस फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, मगर हमारी तरजीहात कुछ मुख्तलिफ हैं। सर, इन केसेस का फैसला ना होने से मुल्क को कितना नुकसान होगा? नाकाबिले तलाफी, मुल्क का दिवालिया हो रहा है इन फैसलों की वजह से। देखें, अगर आपने हैरानी के फैसले सुनने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला बने थे तो ये नहीं बन सकते थे, इनके ऊपर अदालत में रिट हुई, वो स्टे आ गया, अदालत में इन्होंने जाके स्टे ले लिया, और जब तक ये वजीर आला रहे वो स्टे कायम रहा। यानी अगर एक आदमी गलत है, गैर कानूनी है, उसको नहीं बनना चाहिए, तो 4 साल 5 साल वो स्टे पे कैसे हुकूमत करता रहा? तो देयर समथिंग सीरियसली मिसिंग ओवर हियर। तो मैं तो आपको शहबाज शरीफ का केस दे रहा हूँ, यानी वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, कि यानी मुझे तो कई बार ये फैसले समझ नहीं आते, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये प्रायोरिटीज़ क्या हैं इनकी। वो जो केसेस हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, चोरी की, टैक्सेस की, ये वो, हो सकता है उसमें पब्लिसिटी ना हो, मैं क्या कह सकता हूँ, रूटीन के केसेस हो। सर, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का रिस्क खतरनाक हद तक बढ़ गया है और IMF के साथ मुआहदे का कुछ अता पता नहीं है। मूडीज ने रेटिंग भी मजीद पाकिस्तान की गिरा दी है, गैस 12 रुपए फी किलो महंगी हो गई है, हुकूमत कहाँ मसरूफ है? नहीं, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, और रेटिंग जो गिराई है, लेकिन साथ ही मोदी ने एक और बात कह दी है कि स्टेबल है। तो रेटिंग आपकी 2 इंडेक्स नीचे आई है, लेकिन वैसे स्टेबल है आपकी इकोनॉमी जो है। और अब आप जो है वो IMF के साथ तो आपका ऑलमोस्ट हो गया, वो तो मुझे नहीं कोई शक है उसमें, आपके वो IMF के साथ हो रही है डील आपकी इंशाल्लाह, और वो हो जाएगा। आज नहीं और रात को हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों तक हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी बतदरीज हालत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के। क्या इमरान खान साहब जिस महंगाई मार्च की बात करते हैं, क्या यही वो आइडियल मार्च है? डबल ट्रिपल नहीं 200-250% महंगाई हो गई है, लोग महंगाई से तंग पड़े हुए हैं। जिसके पास साइकिल है साइकिल पे निकला है, गधा गाड़ी वाला गधा गाड़ी लेकर निकला है, तांगे घोड़े पे कोई खर्चा नहीं है, आराम से जाओ, खर्चा है ही नहीं। इतने लोग अगर जेल भरो तहरीक में जाते तो आप नहीं समझते कि जेलें कम पड़ जाती? इंशाल्लाह एक दिन में डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा को भर देंगे हम। तो वही फंडिंग किसने करनी है? कोई राह ने फंडिंग करनी है इसमें? मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, गरीब लोग डिफॉल्ट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जरल आब्दीन। नाज़रीन, हम इस वक्त सांगला हिल में मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब की सबसे बड़ी महंगाई रैली और महंगाई मार्च तारक महमूद बाजवा की ज़ेरे सदारत चल रहा है और वो इसको लीड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हारों में वो पूरी तरह से दब चुके हैं और पीछे जहाँ तक नज़र जाती है, आगे जहाँ तक नज़र जाती है, कैमरामैन अगर दिखाए तो हर तरफ लोगों का भरमार है। इनसे पूछते हैं कि इतने लोग कैसे इकट्ठे हुए और क्या चाहते हैं ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जनाब अली, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, महंगाई मार्च है, इतने ज़्यादा लोग कहाँ से इकट्ठे किए हैं? देखें, बात यह है कि लोग महंगाई से तंग पड़े हुए हैं, लोगों के गरीब आदमी से मुंह से नवाला छीन लिया गया है। एक काल पे आप देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आते नगाह हजूम ही हजूम है। जिसके पास साइकिल है साइकिल पे निकला है, गधा गाड़ी वाला गधा गाड़ी लेकर निकला है। आप देखते हैं कि लोग जिसके पास जो सवारी थी, आज इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ लोग निकले हैं। ये तांगा घोड़ा, ये नया कोई ना कोई नया ट्रेंड आप मुतारफ करवाते हैं। पगड़ी आपने मुतारफ करवाई, 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ आपने मुतारफ करवाई, जमान पार्क के बाहर पहरा 12-12 घंटे आपने मुतारफ करवाया। ये तांगा घोड़ा, इसके पीछे क्या सीन है? बाबा, इसके पीछे क्या सीन है? पेट्रोल कितने पे चला गया, डीजल कितने पे चला गया, तांगे घोड़े पे कोई खर्चा नहीं है, आराम से जाओ, खर्चा है ही नहीं। और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम भी कफ़ायत शारी करते हैं, हम अपने गरीब आवाम के साथ
मुलाकात है। ये कितने को आवाम है, ये तो गिनी नहीं जा सकती। नजर मारे जहाँ तक इंशाल्लाह सांगलाइल शहर ब्लॉक हो जाएगा। एक तिर रखने को सांगलाइल में जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कहा था। अगर आपको कहते तो इतने लोग अगर जेल भरो तहरीक में जाते तो आप नहीं समझते कि जेलें कम पड़ जाती? मैंने वहाँ भी देखा है, वहाँ पे मिल पे भी ऐलान कराया कौन कौन जेल में जाना चाहता है। सारे बंदों ने दो दो हाथ खड़े किए हैं। अगर सांगला हिल डिस्ट्रिक्ट ननकाना को जेल भरो तहरीक की जिम्मेदारी लगी, इंशाल्लाह एक दिन में डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा को भर देंगे हम। अच्छा मुझे ये बताइए, लोग महंगाई से तो तंग हैं, तो कैसे इतने लोग महंगाई से भी तंग हैं, फिर आपके जलसे के लिए, आपके मार्च के लिए इन्होंने वक्त कैसे निकाला है? देखिए मैं अल्लाह के फजलो करम से कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं इनके साथ रहता हूँ 24 घंटे, इनसे मेरा रिश्ता है, खुशी गमी का रिश्ता है। मैंने एक कॉल दिया, खुदा की कसम मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। लोग खुद अपनी सवारियाँ लेके देखें कितना बड़ा जमे गफीर है। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने सारे MNAs MPs की ड्यूटी लगाई थी कि उन्होंने महंगाई मार्च करना है, लेकिन इतनी अच्छी ड्यूटी के बाद क्या समझते हैं इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन होगा? देखें जी, ये तो वो जानते हैं क्या रिएक्शन होगा। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब क्या पाकिस्तान से सबसे बड़ी रैली, इंशाल्लाह ये मेरी रैली होगी। घोड़े ये क्या मुतारफ करवाया है? कितने घोड़े हैं, कितने अवाम पैदल है, मोटरसाइकिलें, साइकिलें? जी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हद्दे नगाह लोग ही लोग हैं। घोड़ों की तादाद मुझे नहीं पता, जिसके पास जो सवारी थी वो लेके आ गया। अच्छा मुझे ये बता दें, सिर्फ ये तो प्रॉपर जो है बड़े यूनिफॉर्म्ड नज़र आ रहे हैं, और महंगाई मार्च में इतने यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ें कहाँ से अफोर्ड हो रही हैं? ये बात सुने, जिसके पास नहीं हो रही, मैंने पहले बताया कोई फंडिंग तो नहीं की, तो वही फंडिंग किसने करनी है? कोई राह ने फंडिंग करनी है इसमें? मेरे हल्के की आवाम मुझ पे पैसे लगाती है, मुझ पे खर्चा करती है, मुझसे प्यार करती है। आपने देख लिया प्यार कि एक दो दिन की कॉल पे कितने लोग कर, देखें जरा हद नगाह तक लोग ही लोग हैं। ननकाना की सियासत में बड़ी चमगोइयाँ चलती थी, और अब देखा है कि ब्रिगेडियर साहब के साथ भी आपकी मुलाकात हुई है। ब्रिगेडियर साहब बड़े भाई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम तो नहीं कोई ऐसी बात करते। इंशाल्लाह हम मिल के चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट ननकाना इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। मुखालिफिन कहते थे कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब आपके बहुत मुखालिफ हैं और वो आपकी टिकट में रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, क्या पैगाम देंगे उनको? नहीं कुछ भी नहीं है, वो बड़े भाई हैं, रुकावट क्या पैदा करेंगे? मुलाकात में क्या बातें हुई? मुलाकात में राज़ो नियाज की बातें हुई हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें हुई हैं। ये जो जितने लोग हैं ये कब तक महंगाई के खिलाफ जंग लड़ेंगे, और आपका अल्टीमेट एम क्या है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? जी इससे मैसेज जाएगा, पूरे पाकिस्तान में मैसेज जाएगा, बाहर भी मैसेज जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया टीवी चैनल पे चलेगा, सोशल मीडिया पे चलेगा, और मैसेज जाएगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को घर जाना है। इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह हम पे मुसल्लत की गई है, जिस तरह डबल ट्रिपल नहीं 200-250% महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का जीना माल हो गया, गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीन लिया गया। आज हम वो एम लेके निकले हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम उतनी देर तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने घरों को नहीं जाती। इमरान खान साहब के पास कोई प्लान है महंगाई खत्म करने का? वो भी माजी में कहते थे महंगाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं बात ये है, देखे ना जी, पहले भी सहूलत कार्ड चलता था, सहूलत कार्ड बंद हुआ, लंगर खाने चलते थे वो भी बंद हुए, पेट्रोल और डीजल की मसनूआत पे सब्सिडी देते थे, सारी चीजें खत्म हो गई। अब कहते हैं, रोज कहते हैं जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, गरीब लोग डिफॉल्ट हो गए हैं, गरीब लोग मर गए हैं, जिनके तक तिजोरियां भरी हुई हैं। ये जब आते हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के अलावा नहीं होते, जो लंदन में रहते हैं। मुझे बताएं, मुझे एक बात बता दें, इनमें से कोई 7-8 महीने को बीमार हुआ है, कोई हॉस्पिटल में गया? जब ये हुकूमतें उतरे हैं इनको मास्क लग जाता है। अपनी हुकूमत डॉक्टर अच्छे से ट्रीट करते हैं, अस्पतालों में चले जाते हैं, मास्क लग जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। अफसोस है कि इतनी देर हुकूमत करने के बावजूद पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सका जिससे ये अपना इलाज करा सके। आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब हुकूमत इक़्तिदार हासिल कर लेंगे, और यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें आप PTI को कैसे देख रहे हैं? देखें जी, लोकल इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, क्यों PTM क्यों भाग रही है इलेक्शन से? इसलिए भाग रही है कि आज इलेक्शन कराएं, इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेगी PTI। नाज़रीन, आपने तारिक महमूद बाजवा साहब की राय सुनी और ये जाना कि इतना बड़ा जो जलसा है, इतना बड़ा जो ये हमने लॉन्ग मार्च एक तरह का देखा है, इस तरह हम लाहौर लिबर्टी में भी इतनी बड़ी तादाद में हमने लोगों को
को नहीं देखा कभी। इतनी बड़ी तादाद में हमेशा वो लोगों को निकालते हैं। तो क्या समझते हैं वो कि महंगाई कम करने में उनका मार्च किसी का तरह से कारगर साबित होगा? क्या इमरान खान साहब जिस महंगाई मार्च की बात करते हैं, क्या यही वो आइडियल मार्च है? क्या इस मार्च में वो परफेक्शन मौजूद है? लगता तो ऐसे है कि इससे बेहतर पंजाब और पाकिस्तान में कभी महंगाई मार्च नहीं हुआगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। आपने कल स्टेडियम में 2 लोगों को रोका, अभी तो यहाँ पे सैकड़ों दर्जनों लोग निकले हैं। अभी आप देखिएगा बाकी PSL मैचेस में क्या होगा। हम सब अरशद शरीफ के मकरूज हैं और ये कौम अपने हीरो को नहीं भूलेगी। तो वो जो अफसरान है वो जाएं और अरशद शरीफ की कब्र के साथ एक डब्बा लगा हुआ जरा उसे खोलें, उसमें जो लोग आके कातिलों के नाम लिख के जाते हैं वो पढ़ें। अगर तो सलीम साफी साफी है ना, तो यकीन माने मैं साफी नहीं हूँ। अगर तो मंसूर अली खान साहब साफी हैं तो मैं साफी नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर ही अच्छा। तो बस अंगूर खट्टे हैं, वरना अहमद मीर साहब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर जरूर बनना चाहेंगे। अरशद शरीफ साहब के ज़िंदगी से सफ़र शुरू होने वाला। कल तस्वीरों पर जो इस किस्म का रद्द-ए-अमल है, कल 2 तस्वीरें थी, कल 2 मास्क थे, आज उसका रद्द-ए-अमल ये है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा नज़र आए। क्या कहाँ तक जाएगी बात? सर एक और मिस एडवेंचर कर बैठे हैं आप। सर एक और मिस कैलकुलेशन आपसे हो गई है और सर इस वक्त आप फंस गए हैं। आपने कल स्टेडियम में 2 लोगों को रोका, 4 मास्क जो थे वो रोके, अभी तो यहाँ पे सैकड़ों दर्जनों लोग निकले हैं। अभी आप देखिएगा बाकी PSL मैचेस में क्या होगा, इस मुल्क की आवाम क्या करेगी। और देखें इससे पहले जितनी कैलकुलेशंस थी वो मिस कैलकुलेशंस हुई, इससे पहले जितने एडवेंचर्स थे वो मिस एडवेंचर हुए। अरशद शरीफ कोई दहशतगर्द था, वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था। और मैं यहाँ पे खड़े होके जज्बात में आके नहीं, मैं ये कह सकता हूँ अरशद शरीफ मुझसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स था। यहाँ पे खड़े हर उस शख्स से जो पाकिस्तान से मोहब्बत का दावेदार है, अरशद शरीफ उससे भी ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान से करता था। हम सब अरशद शरीफ के मकरूज़ हैं और ये कौम अपने हीरो को नहीं भूलेगी। आप जाएँ अरशद शरीफ की कब्र पे, जिसे कोई वहाँ पे शक है ना, वो जाके 2 घंटे गुजार लें कोई भी टाइम, और वहाँ पे देखो लोग क्या कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा शौक़ हो और दिल का मसला ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो, तो वो जो अफसरान है वो जाएं और अरशद शरीफ की कब्र के साथ एक डब्बा लगा हुआ है, उसमें अगरबत्तियाँ और दीगर चीज़ें, कुछ सिपारे वगैरह पड़े हैं, ज़रा उसे खोलें, उसमें जो लोग आके कातिलों के नाम लिख के जाते हैं वो पढ़ें। ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि जाके वो कागज़ उठा लें, क्योंकि वो शायद उठा लें, आप उठाते उठाते थक जाएंगे, लोग लिखते लिखते नहीं थकेंगे। ज़ुबान खल्क़ को नक्कारा खुदा समझना होगा। और अरशद शरीफ को आप इंसाफ दें या ना दें, अरशद शरीफ उस सब से बहुत आगे है, क्योंकि हारे ये हैं, अरशद शरीफ नहीं हारा। ये पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नैल जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो 10 साल से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, जो इतनी उम्र होने के बावजूद रोज़ाना हर TV चैनल पे आप उसे देखते थे कि वो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करता था, आज आपने उसे उठा लिया। आज उसके कोट पे लगा पाकिस्तान का झंडा, इन सब के मुँह पे थप्पड़ है। अच्छा, एक यूट्यूबर्स एक पहला स्टेप होता है, यूट्यूबर्स आपको हर जगह नज़र आते हैं और हर किस्म के मसाइल को सामने लेके आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक यूट्यूबर एक गाली भी जो है एक हल्के में उसको तस्वर किया जाता है। क्या करें यूट्यूबर्स, क्या अपना चोरी डकैतियाँ करना शुरू कर दें, क्या करें? यूट्यूबर अगर तो गाली है ना, तो यकीन माने आज आप हामिद मीर साहब का दिल खोल के देख लें, आज आप शाहजेब खानज़ादा साहब का दिल खोल के देख लें, सलीम साफ़ी साहब से किसी दिन उनका वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करा के देख लें, यकीन माने यूट्यूबर वो भी बनना चाहेंगे आज। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपका क्या तारुफ लिखें, आप बोल पे भी काम कर रहे हैं, एंकर, तज्जियाकार, ये डिजिटल मीडिया साफ़। मैंने कहा नहीं, मुझे यूट्यूबर लिखो ताकि सबको पता चले कि हमारे लिए यही अच्छा है। क्योंकि अगर तो सलीम साफ़ी है ना, तो यकीन माने मैं साफ़ी नहीं हूँ। अगर तो मंसूर अली खान साहब साफ़ी हैं तो मैं साफ़ी नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर ही अच्छा, मुझे मेरा यूट्यूब ठीक है। और यूट्यूबर की जो इज़्ज़त है वो ये आवाम करती है और ये आवाम बताती है किसकी इज़्ज़त है। आप ज़रा, मैं अभी जहाज़ से वापस आ रहा था, यकीन माने आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, बंदे के आंसू आ जाते हैं लोगों का प्यार देख के। लोग, मज़दूर तबका
मजदूरियां करते हैं उधर, कोई यूरोप में, कोई गल्फ में, वो अपना जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में अपने बैग्स जो हैं उनके ऊपर से रैपर खोल के, प्लास्टिक रैपिंग खोल के अंदर से कोई टोपी निकाल के गिफ्ट कर रहा है। आप इस मुल्क की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई आपको परफ्यूम पकड़ा रहा है, कोई आपके पाँव दबा रहा है। ये इज्जत इसका मुकाबला कर सकते हैं? वो बड़ा बड़ा लिफाफा, बड़ा बड़ा ब्रीफ केस इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अंदर अंदर ना यूट्यूबर बनना चाहते हैं। और आपने सुना होगा ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। तो बस अंगूर खट्टे हैं, वरना अहमद मीर साहब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर ज़रूर बनना चाहेंगे बड़े होके। ना उनकी रस्म नई है, ना हमारी रीत नई। और मैं ये हमेशा बात कहता हूँ कि मैंने सहाफ़त में अगर कोई परेशानी बर्दाश्त की तो मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। सहाफ़त आने वालों के लिए भी यही पैगाम है कि सहाफ़त है ये। जब आप अपने आप को साफ़ी कहते हैं ना, यू साइन अप फॉर दिस। सरहद पे जाने वाला फ़ौजी नहीं कहता कि यार इधर तो हर दूसरे दिन गोली आ जाती है दुश्मन की तरफ से। उसका काम है। आपने मुल्क की खातिर जब ये रास्ता चुना है, ये कैमरे के पीछे अभी भी वो ड्यूटी कर रहा है तैयब गोंदल, क्योंकि वो साफ़ी है। तुम्हें लगा वो डर जाएगा, तुम्हें लगा वो रुक जाएगा, उसने अपने ज़ख्म भरने का इंतज़ार नहीं किया। ही इज़ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी राइट नाउ। वो कैमरे के पीछे खड़ा अपनी ड्यूटी कर रहा है अभी। वो वन मैन आर्मी है, आप सब वन मैन आर्मी है। इसी चीज़ से तो डरते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो अब सहाफ़ी है उसको एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत है, एक नई उसका तारुफ की ज़रूरत है। नहीं, देखें, ये जो साफ़ी है ना, ये तो दरअसल जो इस वक्त आपको अंडरमाइन करते होंगे, और आप सबका अगर उससे दिल थोड़ा सा कम हो जाता है या हौसला कम हो जाता है, तो आप ये समझ लें एक तो ये साफ़ी नहीं है, मुबैना साफ़ी हैं। और अगर ये अपने आप को सीनियर साफ़ी कहते हैं तो मैं समझता हूँ आप कभी घर में फ्रूट्स लाए होंगे तो वो कभी कभी पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उसी तरह ये इस इंडस्ट्री में पड़े पड़े सीनियर हो गए हैं। ठीक है, इतना अरसा ये पड़े पड़े सीनियर हो गए हैं। वैसे वो एक मुहावरा भी है अंग्रेज़ी का कि इट्स नॉट द ईयर्स इन वर्क, इट्स द वर्क इन ईयर्स व्हाट मैटर्स। ये नहीं कि आपने 40 साल काम किया, यह है कि आपने 2 साल में कितना काम किया है। और ये आवाम सब देख रही है, आवाम सब समझती है। और ये सारे यूट्यूब की कम्युनिटी पाकिस्तान की बात करती है, और जो पाकिस्तान की बात नहीं करता उसे आवाम सुनती नहीं है।